So, good morning to all of you. This is Ankit Singh Pal and welcome to ASP Career Classes and also welcome to Physics with Ankit. तो बेटा जैसे हम लोग मैंने आपको कल वीडियो एक अपलोड कर दी थी जिससे आपको पता चल गया था कि हम लोग पढ़ रहे थे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है बेटा। उस यूनिट का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे दैट्स नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। इसके बाद बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ लिया था। बेटा ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था, हाँ या ना? ठीक, हाँ इतना तो हम लोगों ने कल 3 हेडिंग पढ़ ली थी। हमने कल आपको ये बताया था बेटा चार्ज 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। हमने कल ये भी बताया था बेटा कि पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव के बीच में क्या ही बोल गए, पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ या ना? इतना मैंने बताया था। अगर मैंने इतना बच्चों बता दिया था तो कह दो कि सर जी ये भी बता दो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना फोर्स लगेगा, ये कौन बताएगा? बेटा ये बताएगा इस चैप्टर की आत्मा। कैसी आत्मा? इस चैप्टर की सोल। क्या? इस चैप्टर की सोल, जो इस चैप्टर की आत्मा है दैट्स नेम इज बेटा कूलॉम। बाबा कूलॉम। तो बाबा कूलॉम थे हमारे, जो हमने बताया था मेरे बेटे घर के पास रहते थे। उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था क्या? तो उन्होंने बताया था कि कोई भी दो चार्जेस हैं, अगर उन दोनों चार्जेस को पास रख देते हैं तो या तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फिर उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा वो किसने बताया था? वो बताया था हमारे कूलॉम चाचा ने। किसने बताया था? कूलॉम जी ने बताया था। तो बेटा पढ़ते हैं, उन्हीं ने एक लॉ दिया था दैट्स नेम इज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स, भैया स्पेलिंग देख लेना, कूलॉम्स लॉ। बेटा कूलॉम्स लॉ क्या बताता है? कूलॉम्स लॉ बताता है कि अगर कोई भी दो चार्जेस रखे हैं एक छोटी सी डिस्टेंस पर, ज्यादा दूरी पे नहीं, ऐसा नहीं कि भैया एक चार्ज रख दिया ईरान में और एक चार्ज रख दिया तुरान में, इतनी दूरी पे है, बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्सन लग रहा है? ना 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 ना, नहीं बता पाएंगे। कूलॉम्स ने बताया था कि या तो एक चार्ज कि मान लेते हैं कि एक Q1 चार्ज रखा है, पॉजिटिव Q1 चार्ज रखा है और थोड़ी ही दूरी पर एक बेटा नेगेटिव Q2 चार्ज रखा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन बेटा अंदर से आवाज आएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लेते हैं बेटा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। कितनी है इन दोनों के बीच की दूरी? स्मॉल r है। तो इन्होंने बताया था कि अगर फोर्स ऑफ, अब यहां से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये चार्जेस फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकते हैं। पॉजिटिव ले ले तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, नेगेटिव ले ले तब भी फोर्स ऑफ रिपल्सन। हमने लिए बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि बेटा अट्रैक्ट होना ज्यादा जरूरी है, किससे? फिजिक्स से। ओके, तो बात करते हैं बेटा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, एक चार्ज Q1 है तो दूसरा चार्ज कितना है? Q2 है। बेटा अगर ये Q1 Q2 दो चार्जेस हैं तो अगर हम लोग देखते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्होंने बताया था, कूलॉम्स ने पहले समझो क्या बताया क्या था। कूलॉम्स ने बताया था कि कभी कभी दो चार्जेस एक स्मॉल सी दूरी पर रखे होंगे तो उनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स, या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन। इन्होंने बताया था जो फोर्स लगेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन्होंने बोला था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ किसका? Q1 एंड Q2। क्या बात है सर जी,
समझ में आया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड बोथ चार्जेस। बेटा Q1 इंटू Q2 कर दोगे, इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर दोगे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के। इन्होंने एक और बात बताई थी कि अगर Q1 Q2 अगर r दूरी पर रखे हैं तो बेटा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ या ना, कि उनके बीच की दूरी का इन स्क्वायर कर दें और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसा होगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों को मिलाते हैं, पहली इक्वेशन को मिला दो, दूसरी इक्वेशन को मिला दो, तो क्या बन के तैयार होता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक है सर जी, इतना तो आ गया हमें कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी कभी हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो रखते हैं बेटा कांस्टेंट, दैट्स नेम इज K, जिसको क्या बोलते हैं? K कांस्टेंट। तो K इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब ये K क्या है बेटा? K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या है हमारा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा। इसकी भी K की एक वैल्यू होती है। क्या होती है? K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहां पर K की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दें तो F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बेटा ये क्या निकल के आ गया आपका? फोर्स का फॉर्मूला आ गया कि भैया इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा दो चार्जेस के बीच में जब वो चार्ज r दूरी पर रखे होंगे। हाँ या ना? क्या बात है सर, ये समझ में आ गया समझ में? ठीक, अगर इतना आया है समझ में तो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, क्या ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है बेटा, इसकी एक वैल्यू होती है। क्या होती है? एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? बेटा इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट और इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लिख देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब अभी किस में रखा है बेटा? एयर या वैक्यूम में रखा होगा। हाँ या ना? कि ये तो चार्जेस है कहां पे रखे होंगे? या तो एयर में रखा होगा या फिर वैक्यूम में रखा होगा। तो बेटा इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की एयर और वैक्यूम के लिए वैल्यू जो होती है बेटा वो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ये फिक्स्ड होती है। ये हम लोग निकाल लेंगे आगे चल के, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे। अब कहते हो सर जी आपको कैसे पता? भैया हमें पता है, हमने कर ली है याद क्या? हमने निकाली है बेटा। ओके, तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। एक्चुअली में बेटा जब इसकी वैल्यू फिक्स्ड, 4 इज आल्सो अ कांस्टेंट, पाई इज आल्सो अ कांस्टेंट, दैट्स वैल्यू इज 22/7। तो बेटा क्या पूरे की वैल्यू एक फिक्स्ड अमाउंट में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो बेटा K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आया समझ में? बेटा K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग प्रेम से, क्या कि K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं K की। तो बेटा ये जो फॉर्मूला आ जाता है ये क्या आ जाता है? हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आ जाता है। बेटा क्या होता है कि मान लेते हैं ये अभी कहां पे रखा है? एयर और वैक्यूम में रखा है। तो इसकी जगह यहां पर K एक बेटा कांस्टेंट K ले लेते हैं मीडियम के लिए। तो बेटा K की वैल्यू हमेशा 1 होती है किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। अब मान लेते हैं ये दोनों चार्जेस भैया ऐसी जगह रखे हैं जैसे पानी में रखे हैं, सैंड में रखे हैं, ऑयल में रखे हैं, वैक्स में रखे हैं। इन सब जगह अगर ये चीजें रखी हैं तो मीडियम कैसा हो गया? चेंज हो गया। एयर और वैक्यूम से अब मीडियम कैसा हो गया बेटा? चेंज हो गया। जैसे ही मीडियम चेंज होता है अब ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं रहता है। अब क्या बन जाता है?
एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग, क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो बेटा दोबारा से फॉर्मूला लिखते हैं कि व्हेन चार्जेस आर इन बेटा वैक्स, सैंड, ऑयल एक्सेट्रा, इन सब में रखते हैं, तब क्या होगा बेटा? तब क्या होगा? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओनली एंड ओनली, नॉट एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन। रख दिया एप्सिलॉन, बाकी सब सेम, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आया समझ में बेटा इतना? बिल्कुल आया सर जी। काहे नहीं आएगा सर जी? आएगा, ठीक है। अगर इतना आया है समझ में तो बेटा क्या एप्सिलॉन, इसको बता भी दें, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। समझ में आया बेटा? ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है बेटा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इक्वल टू द K एप्सिलॉन नॉट। एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसके इक्वल होता है? K एप्सिलॉन नॉट के अगर इक्वल होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज K। फिर से K आया बेटा, K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज K? K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। बेटा डाइलेक्ट्रिक के बारे में अभी हम थोड़ा बता देंगे इसकी डेफिनेशन। डाइलेक्ट्रिक एक तरीके के इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। डाइलेक्ट्रिक को अच्छे से पढ़ेंगे कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में। किसमें पढ़ेंगे? कैपेसिटेंस वाले में। तो अभी समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इक्वल्स टू द K एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज K? K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बेटा हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं? कह दो निकाल सकते हैं। K को इधर रखा है, दो एप्सिलॉन को ऊपर रखो, एप्सिलॉन नॉट को, हाँ सही है। तो बेटा K क्या आ गया? अगर हम पूछे व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अब क्या बोलोगे? द रेशियो ऑफ, मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओहो कितनी सरल लैंग्वेज है भैया। याद करने वाली है क्या? नहीं, याद ना करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बोलेंगे क्या? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ या ना? ठीक है भैया। अच्छा एक और चीज समझ लेना बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी, हमेशा 1 से बड़ी। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो कभी भी एमसीक्यू में अगर आ जाता है कि इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा बेटा, 4 ऑप्शन दिए होंगे। एक ऑप्शन 0, एक ऑप्शन माइनस में, एक ऑप्शन कुछ और दे रखा होगा, एक ऑप्शन 1 से बड़ा दे रखा होगा या फिर 1 दे रखा होगा। तो लगा देना बेटा आंख बंद करके कि हमेशा 1 से बड़ी होती है किसकी वैल्यू? इस K की। आया समझ में? ओहो सर जी काहे नहीं आएगा? आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कूलम्स लॉ को हमने तो पढ़ लिया और पढ़ के कर लिया क्या? आनंद ही आनंद मिल गया। बेटा प्रेम हो रहा है क्या? प्रेम काहे नहीं होगा फिजिक्स से? हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हो ही गया होगा प्रेम। चलो ठीक है, अगर हो गया है प्रेम तो बेटा अब बढ़ते हैं आगे और निकालते हैं क्या? वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। किसकी निकालते हैं वैल्यू? वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट्स नेम इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है भैया, तो हेडिंग डालते हैं, क्या डालेंगे? वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकालेंगे वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की? लगाओ दिमाग। अच्छा बताए तो थे कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? न्यूटन 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो रख देते हैं वही, यहीं से निकाल लेते हैं। तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ या ना? हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट की। तो इसको ले जाएं इधर और बाकी के टर्म को नीचे भेज दो। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे
तो 1/4 इंटू पाई की जगह 22/7, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि हमें पता है, तो बेटा सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, कितनी आएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये जो वैल्यू है ना, नीचे वाली यूनिट अभी नीचे है, अब ये जाएगी ऊपर, ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, क्या जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है बेटा, क्या है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे समझ में आई? ओके, इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग निकालेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं एप्सिलॉन नॉट को, अभी इस एप्सिलॉन नॉट को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को छोड़ेंगे नहीं, अब इसकी निकालेंगे क्या, डायमेंशन निकालेंगे। तो बेटा निकालते हैं इसकी डायमेंशन। तो हेडिंग डालते हैं बेटा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकालेंगे डायमेंशन बाबू भैया? तो बेटा ऐसे निकालेंगे डायमेंशन, हमें पता है कि F इक्वल्स टू कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से ही निकालेंगे। और कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद हुआ क्या? अगर नहीं याद हुआ तो दोबारा से सुनो कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक, इतना ही होता है। हमें डायमेंशन किसकी निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है। तो इस एप्सिलॉन नॉट को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे, इस F को नीचे ले आएंगे। हाँ या ना? तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है इतना? ठीक बेटा, हमें पता है किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है? क्या होती है? ओहो, डायमेंशन लेस। बहुत सही बच्चा, क्या होती है? डायमेंशन लेस। तो 1/4 पाई की जगह हटा ही दो, निगलेक्ट करो, क्योंकि इसकी डायमेंशन होती ही नहीं है। तो बचा क्या? Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। अब तो बहुत आसान हो गया भैया। बेटा Q की क्या होती है? 80, दूसरे Q की भी 80। बेटा नीचे फोर्स की MLT-2। बेटा एरिया, अरे नहीं बेटा क्या है? R इज अ लेंथ, लेंथ की क्या होगी? L, और स्क्वायर है तो L स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो, देखो कितना सरल है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे M L स्क्वायर और L, बेटा बेस सेम पावर्स ऐड, L³ T-3। अब बेटा इस पूरे टर्म को ले जाएंगे ऊपर, ऊपर ले जाएं तो M L M-1 हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे जाता है तो पावर्स की जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो M-1 L-3, बेटा T की पावर, ये स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा, T की पावर 2, 2 और 2 4, T की पावर 4 A स्क्वायर। बेटा हाँ या ना? आया समझ में कि नहीं आया? कह दो आया समझ में। बेटा सरल है या कठिन? सरल है बेटा, क्योंकि फिजिक्स भी आपसे जितना प्यार करती है उससे कई ज्यादा आप करते हैं फिजिक्स से प्यार। तो आप थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे किसी को समझने में, क्योंकि जब आप करते हैं ज्यादा प्यार जिससे, तो उसको समझने में एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। बिना एफर्ट्स लगाए, इससे बिना प्यार किए बेटा समझ नहीं सकते अगले इंसान को। अरे इंसान की बात छोड़ो, अपने फिजिक्स पे आते हैं। हाँ या ना? ओहो, भावनाओं में बही गए, क्या ही बात करें। ओहो, चलो। अब बेटा पढ़ते हैं हम लोग लिमिटेशंस। जैसे बेटा मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। मेरी क्या लिमिटेशंस है? मान लेते इंसान की दुनिया में हर एक इंसान की अपनी अपनी लिमिटेशन है। वो अपने लिमिटेशन के बाहर, लिमिट के बाहर वो कुछ काम नहीं कर सकता। ऐसे ही बेटा कूलम्स लॉ की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है लिमिटेशंस? आइए बेटा देखते हैं। तो कूलम्स लॉ की बेटा क्या लिमिटेशंस हैं? हेडिंग डालेंगे, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। बेटा कूलम्स लॉ की क्या लिमिटेशन? पहली लिमिटेशन कि भैया कूलम्स लॉ वहां नहीं लगेगा जहां पे चार्जेस बहुत बड़े बड़े होंगे। ओहो,
हम तो सोचे सब में कूलम्ब्स लॉ लगेगा, ना ना ना, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वहीं लगेगा जहां पे चार्जेस कैसे हो बेटा, पॉइंट चार्ज हो, बहुत छोटे छोटे चार्जेस हो। तो पहली लिमिटेशन क्या हो गई कि कूलम्ब्स लॉ तो वहां नहीं लगेगा जहां पर चार्जेस बड़े बड़े होंगे। तो लिख देना इट इज इनवैलिड फॉर बिग चार्जेस, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। क्या बात है, पहली हो गई, वो समझ में आया, हाँ या ना? लिख देते हैं बेटा, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एंड इट इज नॉट वैलिड फॉर बिग या एक्सटेंडेड चार्जेस। समझ में आया इतना? बेटा दूसरी लिमिटेशन है कि भैया ये जो चार्जेस हैं ऐसे नहीं कि एक चार्ज रखा है भैया बहुत दूर ईरान में तो दूसरा रखा है तुरान में। अब बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, रिपल्सन, कूलम्ब्स लॉ से बैठ जाएगा, कहेगा हम नहीं बताएंगे। कूलम्ब्स लॉ कहेगा कि पहले लाओ इसको पास, जब लाओगे पास तभी हम बता पाएंगे कि कूलम्ब्स लॉ, तभी इसमें अप्लाई हो पाएगा कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो दूसरे क्या है कि इट इज नॉट वैलिड फॉर, बेटा बहुत दूर दूर चार्जेस रखे हैं, ठीक है, कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे चार्जेस रखे हैं तो ये नहीं बता पाएगा। इट इज नॉट वैलिड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस चार्जेस। समझ में आया? लॉन्ग डिस्टेंस चार्जेस, ठीक, ये कहां पे वैलिड है? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये वैलिड, इट इज ओनली वैलिड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस चार्जेस, हाँ या ना? ठीक बेटा। तीसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा दोनों चार्जेस रुके ही होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रुके होने चाहिए। एक रुका है, ये भी रुका होना चाहिए। बेटा अगर ये चार्जेस रुके हुए हैं दोनों, तभी बेटा ये फोर्स बता पाएगा कूलम्ब्स लॉ। अगर ये दोनों चार्जेस बेटा मूव हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, और बताओ कह दिया कि बताओ कूलम्ब्स लॉ, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कूलम्ब्स लॉ कह देगा हम नहीं बता पाएंगे, साफ सीधी बात। तो पहली चीज क्या है? तीसरा पॉइंट क्या लिमिटेशंस है कि बेटा ये स्टैटिक चार्ज पर ही अपना फोर्स बता पाता है, मूविंग चार्ज पर फोर्स नहीं बता पाता है। इट इज ओनली वैलिड फॉर स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। समझ में आया? बेटा चौथा लिख देते हैं, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। कोई दिक्कत नहीं। बेटा फोर्थ चौथा पॉइंट है कि पहले क्या था, दोनों चार्जेस रुके हुए होने चाहिए। बेटा एक ने कहा कि अगर हम एक चार्ज को रोक देते हैं और दूसरे चार्ज को गोल गोल घुमाते हैं उसके पास, तो क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नहीं होगा? क्या ये कूलम्ब्स लॉ फोर्स नहीं बता पाएगा? तब देखा कि ये अगर ऐसा है तो बेटा मान लेते हैं कि ये है, ये क्या है, ये इसका फेस है और ये चार्ज है, ठीक है, ये घूम रहा है, इसके साथ साथ ये भी घूम रहा है। ये बेटा ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, ये चार्ज है, एक चार्ज स्टैटिक है, दूसरा वाला इसके आसपास घूम रहा है, तब बेटा ये फोर्स बता लेगा। मतलब दोनों चार्ज मोशन में नहीं होने चाहिए, कोई एक चार्ज बेटा रेस्ट में होना चाहिए और दूसरा वाला अगर मूव कर रहा है उसके आसपास तो ये क्या बता देगा? फोर्स बता देगा। समझ में आया? ठीक, तो बेटा यही है लिमिटेशंस किसकी? कूलम्ब्स लॉ की। आया समझ में? बहुत आया समझ में, ठीक है। अगर आया है समझ में तो बेटा एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आया है समझ में या फिर नहीं आया है, ठीक है। लाइक और कमेंट करना ना भूलें बेटा, कमेंट करेंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा बेटा और वीडियो बनाने का, हाँ या ना? ठीक, ठीक बेटा। अब लिमिटेशंस हो गई कूलम्ब्स लॉ की। अब बेटा कुछ 3 हेडिंग्स हैं। क्या है? 3 हेडिंग। अच्छा 3 हेडिंग से पहले एक और पॉइंट पढ़ लो, 3 हेडिंग से पहले एक और पॉइंट पढ़ लो। देखना बेटा कूलम्ब जो थे ना, कूलम्ब ने करी थी क्या? नकल करी थी, समझना बेटा।
अब हम मिलाते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा तो था सर जी, भूल गए। अरे पढ़ा, याद है कि हाँ कि F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यूनिवर्स में न्यूटन ने दिया था, यूनिवर्स में दो अगर मासेस रखे हैं तो उनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अब समझना बेटा, देखो कैसे कूलॉम ने नकल की, किसकी, न्यूटन की। किसने नकल की, कूलॉम ने नकल की, किसकी, न्यूटन की। देखना बेटा, इधर लिखते हैं ग्रेविटेशनल लॉ और इधर लिखते हैं बेटा कूलॉम्स लॉ। देखना बेटा सिमिलरिटीज क्या है और डिससिमिलरिटीज क्या है। बेटा ग्रेविटेशनल लॉ लगता है मासेस के बीच में, क्या लगता है, मासेस के बीच में, और बेटा कूलॉम्स लॉ लगता है चार्जेस के बीच में। हाँ या ना बेटा, ग्रेविटेशनल लॉ में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन कूलॉम्स लॉ में दोनों चीजें लगती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी। तो यहां पे लिख देना कि फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगता है एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है। हाँ या ना बेटा, तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, इसका होता है, देखना कि जैसे इसमें होता है कि ये दूरी r पे रखा है, ये भी बेटा r पे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या, पहले इसका, अभी कूलॉम्स लॉ पढ़ा, पहले इसका करते हैं। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हाँ या ना, ठीक, इसको हम K बोल दें तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर देखना बेटा, अगर 11th में पढ़े हो, देखना कैसे न्यूटन की नकल की, किसने, कूलॉम ने। F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओहो, क्या है ये, इन्होंने, कूलॉम ने नकल की, किसकी, ग्रेविटेशनल लॉ की नकल की, न्यूटन की नकल की, और कतई छाप के रख दिया ऐसे। एक एग्जाम हॉल बैठा था, आगे न्यूटन लिख रहे थे, अपना बना रहे थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, पीछे बैठे थे न्यूटन ने इसे झांक के देखा कि वो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। हाँ, तो इन्होंने दोनों बता दिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों बता दिए। इनका कांस्टेंट था, इनका भी कांस्टेंट था, इन्होंने भी प्रोडक्ट कराया था मास का, इन्होंने भी चार्जेस का प्रोडक्ट करा दिया, इन्होंने भी इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ दिया था, इन्होंने भी इनवर्स दे दिया कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इन्होंने भी बताया था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। हाँ या ना। एक और चीज बेटा, यहाँ पर g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है, और यहाँ पर k की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। हाँ या ना बेटा, ये देख रहे हो कि किस तरीके की न्यूटन की करी नकल, किसने, कूलॉम से। समझ रहे हो। तो बेटा ये हुआ आपका कूलॉम्स लॉ। ठीक है, आज के लिए इतनी ही वीडियो रखते हैं। कल हम लोग बेटा पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, धीरे धीरे बढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आए और फिजिक्स से प्यार होता जाए। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। बेटा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और फिजिक्स से करते रहें क्या, प्यार। थैंक यू बेटा।